गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हो यहाँ पर एक नाम लिखा है माउंट मेरापी। ये क्यों लिखा है? दरअसल ये बहुत छोटा वीडियो है, लेकिन आपको एक बात बतानी है माउंट मेरापी के बारे में। ये जो ज्वालामुखी होते हैं, इन ज्वालामुखी, माउंट मेरापी एक ज्वालामुखी है और ये इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है आपके लिए? आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हो, कहीं भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो माउंट मेरापी इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस समय उसमें उद्गार हो रहा है। मतलब कि अभी कुछ समय पहले से ये चर्चा में आया क्योंकि वहाँ पर उद्गार होने लगा और बड़ी मात्रा में लावा निकलने लगा। जब कोई ज्वालामुखी, देखो विश्व में बहुत सारे हज़ारों की संख्या में ज्वालामुखी हैं और उसमें से किसी न किसी में कभी न कभी उद्गार होता रहता है। तो जिस समय जो चर्चा में आ जाता है उससे कभी कभी भूगोल से जोड़ के क्वेश्चन बना लेते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर क्वेश्चन आ जाए माउंट मेरापी कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इंडोनेशिया में है। पहली बात। दूसरी बात, ज्वालामुखी को तीन भागों में बांटा गया है। एक होता है जागृत ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी जिनमें हमेशा लावा निकलता रहता है। एक होता है सुषुप्त ज्वालामुखी, जिसमें कुछ समय लावा निकलने के बाद वो शांत हो जाते हैं। 4 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल बाद फिर से ज्वालामुखी निकलने लगता है, तो वो बोले जाते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। और एक होता है मृत ज्वालामुखी, जो शांत हो गए हैं, मतलब वहाँ से ज्वालामुखी नहीं निकलता है। तो ऐसे तीन भागों में बांट के इनको पढ़ा जाता है। तो ये माउंट मेरापी में इसमें उद्गार हो रहा है, कुछ समय शांत हो गया, तो इसका मतलब क्या था कि सुषुप्त में आएगा। अब एक बात जानते रहिएगा, ज्वालामुखी अगर स्थलीय भाग में निकला तो वो या तो बड़ा सा पर्वत बना देगा, और उसके अलावा आप देखोगे तो पानी के जैसे उछलते रहते हैं। अब आपको लगेगा कि पानी है, वास्तव में पानी नहीं होता, वो अंदर का पिघला हुआ चट्टान होता है। मैं अभी एक वीडियो आपको दिखाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। और वही भाग अगर जल में निकला, अगर वही ज्वालामुखी अगर जल में निकला, तो जल में क्या होगा, तेजी से जल को ऊपर फेंकेगा और वो जल बहुत भयानक रूप लेकर तट की ओर आएगा, जिससे सुनामी आती है। एक छोटा सा वीडियो देखिए आप। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यही चट्टान जब बाहर आ जाती है पिघल के, देखो कैसे पिघल के आगे बढ़ रही है। क्या है ये? पिघला हुआ चट्टान है जो ज्वालामुखी के अंदर से बाहर आया हुआ है और धीरे धीरे ये फैल रहा है। ज्वालामुखी जब स्थलीय भाग पे होता है तब ऐसी दशाएं होती हैं। धीरे धीरे देखिए ऐसे ये ठंडा हो जाएगा और एक भारी सी प्लेट का निर्माण कर जाएगा। और ऐसी प्लेटें जो बनती हैं उन्हें बोला जाता है अग्नेय चट्टानें। आप पढ़े होंगे जियोग्राफी में इन सबको। ध्यान से देखिए कैसे पिघला हुआ लावा आगे निकल रहा है ज्वालामुखी से सब। अब देखो अगर यही बाहर पानी में यही निकले, तो अब देखो एक स्थान आपको दिख रहा होगा कैसे पानी में, पानी को ये तेजी से उछाल रहा है ऊपर, देखिए आप। और धीरे धीरे ये भयानक रूप लेता चला जाएगा और अगल बगल की सारी वनस्पति को, सारे पेड़ पौधों को, या फिर कुछ भी घर बने हों, सबको ये इतना भयानक रूप ले लेगा, पानी में से सुनामी के रूप में आगे बढ़ेगा और ये सबको तहस नहस कर देगा, सबको नष्ट कर देगा। इतना भयानक लेता है, इतना भयानक रूप ले लेता है ये ज्वालामुखी। तो माउंट मेरापी इस समय चर्चा में है। ऐसे लावा के रूप में बाहर निकल कर जम जाती हैं तो अग्नेय चट्टानें बन जाती हैं। तो याद रखिएगा इसको, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंट मेरापी याद रखिएगा इंडोनेशिया में है। दूसरा हमने आपको यहाँ पर लिखा है अनुच्छेद 36, इसके बारे में आप जानते हैं? दरअसल अनुच्छेद 36 में क्या है, राज्य शब्द की परिभाषा है। और अनुच्छेद 36 में बोला गया है कि राज्य शब्द की परिभाषा वही होगी जो अनुच्छेद 12 में बोला गया है। अनुच्छेद भाग 3 में अनुच्छेद 12 पड़ता है, आप जानते होंगे। और उसी से मूल अधिकार वहीं से शुरू होते हैं। तो अनुच्छेद 12 में जो राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है वही अनुच्छेद 36 में दी गई। और राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत क्या आता है, जानते हैं आप? राज्य क्या होते हैं? राज्य वे होते हैं जिनका एक निश्चित भूभाग हो, जिस पर एक निश्चित जनसंख्या रहती हो। 4 कंडीशन होते हैं राज्य के, याद रखिएगा। पहला कंडीशन, एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, उसकी एक निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए। तीसरा कंडीशन, उसका एक निश्चित नेता होना चाहिए। चौथा कंडीशन, वो अपने निर्णय लेने में सक्षम हो। अगर कहीं पर भी ये चारों कंडीशन पूरा हो रहा हो, चाहे वो बहुत छोटा क्षेत्र हो, वो राज्य है। जैसे गांव का ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायतें। ग्राम पंचायतों में क्या होता है कि ग्राम पंचायतों का एक निश्चित भूभाग होता है, पंचायत का एक निश्चित भूभाग होगा, उस पंचायत में एक निश्चित जनसंख्या में लोग रहते होंगे, उनका एक नेता मतलब कि ग्राम प्रधान होगा और वो गांव के लिए निर्णय लेने में सक्षम होगा, तो वो भी पंचायतें होंगी। यूनिवर्सिटियाँ हो गई, यूनिवर्सिटी एक निश्चित भूभाग में होगी। यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय, और उसमें एक निश्चित संख्या में लोग पढ़ रहे होंगे। उनका एक निश्चित नेता होगा जो वहाँ का कुलपति होगा, जो आचार्य होगा, और वो उस स्कूल, उस विद्यालय के लिए निर्णय लेने में सक्षम होगा। तो वो भी एक प्रकार से राज्य हो गई। वैसे उत्तर प्रदेश भी एक राज्य है, वैसे भारत भी एक राज्य है। तो अनुच्छेद 36 में
राज्य शब्द की परिभाषा है, याद रखिएगा। 2 छोटे-छोटे टॉपिक थे, बताने थे, आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है और जनरली जानना भी चाहिए। अब दूसरी अगली बात, आपके पेपर होने वाले हैं, मतलब हो रहे हैं बहुत सारे लोगों को एसआई के और जीडी के। सबसे पहली बात आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप वो सरल चीज़ें ढूँढ के करिएगा। जीएस में आप वन लाइन में 5 से 10 मिनट में देख लीजिएगा, जो आता है उसको टिक करके आगे बढ़ जाइएगा। और सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना क्या है, पहले आप जीएस 5 से 10 जब पेपर में बैठेगा तब की बात बता रहा हूँ कि जीएस आप 5 से 10 मिनट में देख लीजिएगा, जो आएगा तो आएगा, नहीं तो बहुत कठिन पे वहाँ उलझना नहीं है। उसके बाद आपको जीएस के बाद आपको हिंदी करना है, हिंदी के बाद आपको रीजनिंग करना है, लास्ट में मैथ करना है। ये तो वहाँ का टॉपिक है। अभी जिन लोगों का पेपर दूर है उनको क्या करना है, अभी जिन लोगों का पेपर दूर है उनको सबसे ज़्यादा फोकस हिंदी पे करना है। हिंदी को दिन रात एक करके इतना पढ़ो कि एक सीट अपने लिए फिक्स कर लो, एक ही सीट अपने लिए खींच के बाहर निकाल लो, बाकी छोड़ दो वहीं पर। जैसे आप कहीं पर निमंत्रण में जाते हो, कहीं घूमने टहलने जाते हो, बैठने के लिए एक सीट कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर लेते हो ना, वैसे समझ लो कि यहाँ पर ये जो पेपर हो रहे हैं इसमें से एक सीट आपकी है, पूरी ताकत लगा के एक सीट उसमें से निकाल लो और अपने लिए यूज कर लो। तो एक सीट निकालने के लिए आप हिंदी पे कमांड बनाइए, हिंदी पूरा नंबर दे जाती है। हिंदी और रीजनिंग पे कमांड बनाकर, अगर आपका पेपर अभी दूर है, एक हफ्ते भी दूर है, तो हिंदी और रीजनिंग पर मोस्ट जितना हो सके उतना ज़्यादा मेहनत कर लीजिए। उसके बाद मैथ पे करिए, क्योंकि जीएस का कोई और छोर नहीं, कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। लेकिन जब आप पेपर देने जाइएगा, जब पेपर में बैठिएगा, तो सबसे पहले आप जीएस का क्वेश्चन हल करिएगा, उसके बाद हिंदी का क्वेश्चन हल करिएगा, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद मैथ। ऐसे हल करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। और कोशिश करिए कि शुरू के आधे घंटे में एक बार पूरा पेपर देख लें, मतलब एक बार सभी क्वेश्चन तक पहुंच जाए, ताकि जो सरल सरल हो उनको कर लें। आशा करते हैं कि जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ आपके समझ में आया होगा। इसको फॉलो करिएगा, नंबर ढेर सारा सुधरेगा। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पेपर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।